ओके ओके, अगेन बैक विद गोविंदा, ठीक है। ओके, वी स्टार्टेड विद द चैप्टर साइंस 2, राइट। ओके, यू वांट टू सी गोविंदा, तो पहले देख लो, ठीक है। गोविंदा जी के दर्शन हो गए तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। वी स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 2, साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 सॉरी, हेरिडिटी एवोल्यूशन। हमने ये समझने की कोशिश करी कि सबसे पहले हेरिडिटी होती क्या है। हेरिडिटी बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। हमने कैरेक्टर्स को क्या पढ़ा था, कैरेक्टर्स वो चीज़ होती है जो विजिबल होती है और सबके पास होती है, ठीक है ना। लाइक ह्यूमंस के कैरेक्टर दूसरे ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होंगे, रैबिट के ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर रैबिट में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने यहाँ पर गोविंदा जी का एग्जाम्पल लेके क्या प्रूफ करने की कोशिश करी थी कि ऐसे ये ह्यूमन के कैरेक्टर्स होते हैं, समझ गए, जो अलग अलग जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। शायद हमें सेम दिख जाएँ कभी कभी सेम ना दिखें। फिर इसके बाद हम आगे गए, डिफरेंस और कैरेक्टर्स हमने देखा। फिर हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम एक ऐसी चीज़ है जो थिक फॉर्म में होती है, जब सेल डिवाइड नहीं होता। वो थिक फॉर्म में क्या होता है, उसके अंदर डीएनए लिपटा हुआ होता है। डीएनए को लपेट लो बहुत सारा, तो थिक क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे हमने क्रोमोसोम देख लिया। अब उसके आगे हमने पढ़ा कि डीएनए जो है वो किससे बना होता है। हमने ये पढ़ा था डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसको बताने वाले जो दो लोग थे उनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, और जब उन्होंने बताया था तो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। डीएनए जो होता है 4 नाइट्रोजनस बेसेस से बनता है, एडिनाइन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन से बनता है। उसके साथ साथ हर नाइट्रोजन बेस के साथ एक शुगर ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। एक शुगर ग्रुप और एक फॉस्फेट ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। हर न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जॉइंट होता है, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, जॉइन होते हैं। इस तरह से डीएनए का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, बनता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जीन किसे कहते हैं, डीएनए का एक हिस्सा जहाँ पर किसी एक कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन दी हो, चाहे उसके हाइट की इन्फॉर्मेशन दी हो, आई कलर की इन्फॉर्मेशन दी हो, कोई और इन्फॉर्मेशन दी हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक जीन कहलाएगा, ठीक है ना। प्यूरिन्स और प्यूरिन्स किसे कहते हैं, एडिनाइन गुआनिन को मिला के प्यूरिन्स कहते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन को मिलाकर पिरिमिडिन्स कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हमने सिस्टर क्रोमैटिड्स भी देखा और होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में भी देखा सचिन, राइट, है ना। हमने ये भी देखा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे कहते हैं हम, और होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, अलील्स को हमने देखा था। उसके बाद हमने आरएनए वर्सेस डीएनए देखा। हमें मालूम है कि डीएनए से ही क्या आता है, आरएनए आता है। डीएनए जहाँ डबल स्ट्रैंड होता है तो ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसमें थाइमिन क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है ना। अच्छा, डीएनए आरएनए पढ़ लिया। फिर हमने 3 तरह के आरएनए देखे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि राइबोसोम एक्चुअली होता कहाँ पर है, सेल में मौजूद कहाँ पर होता है। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान तैयार होता है वो किसके थ्रू बाहर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, और वहाँ पर कौन मौजूद होगा, राइबोसोम क्या होगा, मौजूद होगा, और वहीं से राइबोसोमल आरएनए आता है। और बेसिकली राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अमीनो एसिड्स क्या होता है, प्रोटीन के अगर टुकड़े कर दिए जाए तो उसके अंदर से क्या मिलेगा, अमीनो एसिड, और वही अमीनो एसिड्स को जमा कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ ली। इसके बाद हमने सेंट्रल डॉगमा के बारे में पढ़ा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। फिर उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा। यहाँ से आपकी बुक की कहानी शुरू होती है। वो ग्रास हॉपर का एक पैराग्राफ है जो मैंने नहीं पढ़ा है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अगर आपसे कोई भली बाती सीधा पूछ ले कि भाई बता दो कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक लाइन में, डीएनए से आरएनए बनना है। जब डीएनए से आरएनए बन जाता है तब वो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हमने मतलब भी समझा था, ट्रांस का मतलब क्या होता है, चेंज होना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कुछ ही कोडिंग में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे, डीएनए कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दोनों में से कोई एक स्टैंड पर, एक्चुअली 12th में आता है, वो एक एंजाइम आकर उस पर बैठता है और अलग होते हैं, तो 12th का हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो डीएनए में से कोई एक स्टैंड, डीएनए का कोई भी एक स्टैंड, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई एक स्टैंड होगा जो क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है। जो कॉपी हो जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा, जिससे कॉपी होगा वो कौन सा होगा, टेम्पलेट स्टैंड होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो हमें याद रखना है कि थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, ठीक है। और आपस में दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब जहाँ टी होगा तो ऊपर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए बनेगा। ए टी के साथ और जी सी के साथ मिलता है। ये रूल का नाम क्या है, शारगाफ रूल। क्या नाम था, शारगाफ रूल नाम था, याद आ रहा है, भूलना नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यही होता है। ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है ये, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, ये बढ़ा दूँ,
तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है आप लोगों का, ठीक है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। ट्रांसक्रिप्शन के कंप्लीट होने पे क्या चीज़ बन के बाहर आती है? mRNA बन के बाहर आता है। अगर प्रोटीन बन गया तो ख़त्म हो गया, वहाँ तो टास्क ही ख़त्म हो गया, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो उससे क्या बना? mRNA बना। अब mRNA न्यूक्लियस के अंदर बना, कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में जाएगा। जब mRNA न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ये जो लड़ी है ये mRNA की है, तो अपने साथ वो क्या लाता है? ट्रिपलेट कोडॉन्स लाता है। कितने कोडॉन्स लाता है? हज़ारों में कोडॉन्स लाता है। ट्रिपलेट यानी 3-3 की तिगड़ी बनाकर एक कोडॉन लेकर आता है। उस कोडॉन का एंटी कोडॉन कौन लेकर आता है? tRNA। tRNA कहाँ मौजूद होगा? साइटोप्लाज्म। जैसे ही देखेगा कि mRNA मेरा भाई आ गया तो करण अर्जुन से मिलने आएगा, बोलेगा भाग अर्जुन भाग, तो यहाँ पे आके उससे मिलेगा। तो ये ताला और ये चाबी, ये कोड है और ये एंटी कोड है। ये कोड और एंटी कोड मिलेंगे तो क्या रिलीज होगा? अमीनो एसिड रिलीज होगा। अमीनो एसिड भी कौन लाएगा? tRNA। और उनको फिर पीछे से कौन आएगा? राइबोसोमल RNA। rRNA जो होता है वो है ना, क्योंकि वो आपस में क्या कराएगा? ज्वाइन कराएगा। अब इसके बाद तो ये प्रोसेस में जहाँ पर एक कोडॉन दूसरे कोडॉन को रीड कर लेता है और अमीनो एसिड जुड़ जाता है, ये कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलेशन का। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या होता है? पूरा होता है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? हर बार जब रीड हो जाता है तो ये एक एक पोजीशन आगे बढ़ता चला जाता है और अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होने लग जाते हैं और इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। समझ गए? कल का धारावाहिक यहाँ था, कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था। समझ आया? ये पूरा पार्ट आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों टीज होते क्या है। ठीक है, तो मैंने फिर से तुम्हारे पास रिपीट कर दिया है और रिवीजन करना है तो ऑन रिकॉर्ड ये लेक्चर मैंने कल डाल दिए। मैंने पहला लेक्चर भी डाला है, दूसरा भी डाला है, आज तीसरा कर रहा हूँ, वो भी डाल दूँगा, तो तुम रिपीट कर सकते हो उसको। ठीक है, हाँ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्या ये क्या समझ आता है? ये पिक्चर देखे, ऊपर तो इवोल्यूशन लिखा है, ठीक है, ये पिक्चर देखे क्या समझ आता है? यूनिवर्स समझ आता है, गैलेक्सी समझ आता है, मिल्की वे समझ आता होगा। ठीक है ना। सवाल ये है कि आज जो हम आज का लेक्चर यहाँ से शुरू होता है, सवाल ये है अब कि दुनिया शुरू कैसे हुई। ठीक है ना, साइंस के हिसाब से हम कैसे माने कि एक्चुअली दुनिया शुरू कैसे हुई होगी। आपको क्या, हाँ बिग बैंग, ठीक है, ये नाम हमने सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी का आपने नाम सुना है। ठीक है ना, अगर आपने सुना है तो उसकी शायद कोई थोड़ी बहुत तारीफ भी सुनी होगी कि बिग बैंग में एक्चुअली होता क्या है, क्या हुआ होगा। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। बहुत बड़ा क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है। ऐसे माना जाता है कि बिग बैंग की थ्योरी जो है ये एस्ट्रोनॉट्स का एक तरीका है बताने का कि दुनिया शुरू कैसे हुई। अगर आप पीछे जाते जाएंगे, अरे ओके पानी चाहिए नहीं, हाँ, अगर हम पीछे चले जाते जाएंगे तो पीछे जाते जाते हमको क्या होगा, आप इमेजिन करो, आप पीछे जाते गए, दादा 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 के पीछे और दादा परदादा हो जाते, कहीं तो ऐसा हुआ होगा। ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव हटा दें, हर एक रिलीजन के हिसाब से अलग अलग है, तो साइंस के हिसाब से हम कैसे बोल सकते हैं कि दुनिया शुरू कैसे हुई? ये दुनिया बनी कैसे? चांद कहाँ से आया? सूरज कहाँ से आया? सितारे कहाँ से आए? सैयारे कहाँ से आए? इंसान कहाँ से आया? अमीबा कहाँ से आया? अर्थवर्म कहाँ से आया? स्नेक कहाँ से आया? बकरा कहाँ से आई? बैल भैंस, ठीक है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पंचायती दोस्त कहाँ से आया? कहाँ से आए? बाजू वाले कहाँ से आए? रिश्तेदार कहाँ से आए? बताओ। तो इसके लिए साइंटिस्ट एक थ्योरी का नाम बोलते हैं जिसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बिग बैंग, एक बहुत बड़ा क्या होगा? ब्लास्ट हुआ होगा। ऐसा मान ले कि ये किताब में नहीं है, बिग बैंग का जिक्र टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, मैं बता रहा हूँ ताकि लिंक ज्वाइन हो, ताकि किताब में जो है वो बताऊँगा। तो जो किताब में नहीं होता मैं बोल के बताता हूँ ये किताब में नहीं है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक रीड ही नहीं करता, समझ रहे हो ना, और इसलिए तुमको समझ नहीं आता स्कूल में। बिग बैंग जो ऐसे समझ लो कि करोड़ों साल पहले, नंबर्स से थोड़ा सा अपना रिलेशन ख़राब है तो नंबर याद नहीं रहता आजकल, बहुत करोड़ों अरबों साल पहले दुनिया जो थी एक बड़ी एनर्जी का गोला थी। ये थियरी है, हाँ, बिग बैंग थियरी है, मैं नहीं बोला। तुम सर ये बताया आपने तो बताओ, आप वहाँ से बताओ। और एक बच्चे ने एक दिन ये भी पूछ लिया था पूरी थियरी के बाद, अब ये बताओ सर कि बिग बैंग से पहले क्या था। ठीक है, तेरे को टेस्ट में बताता हूँ मैं बोला। ठीक है, हाँ, तो ये कोई पूछेगा नहीं बिग बैंग से पहले क्या था, वो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना, हाँ, वो मेरे को नहीं मालूम, नमाज़ पढ़ो दुआ करो। ठीक है, बिग बैंग बाद में तो ऐसे माना जाता है कि दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनना। दुनिया एक बड़ा सा एनर्जी का गोला थी, ठीक है ना, हाँ, गोला माने गोल, अरे प्लैनेट नहीं यार, दुनिया माने सिर्फ दुनिया नहीं, अब दुनिया हमारे लिए अर्थ होती है,
किसी के लिए सोलर सिस्टम होता है। अब हमको भी मालूम है कि हम पूरे जो यूनिवर्स है उसमें एक डॉट है खाली, हम अर्थ जो है एक डॉट से भी छोटा है। अगर बड़े लार्ज हम कैनवस पे देखेंगे इस बात को, तो क्या हुआ, एक हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक गोला था। वो एनर्जी का गोला कहाँ से है, एनर्जी क्या होती है, साइंस में एनर्जी का डेफिनेशन भी नहीं है। बोला जाता है कि जिस दिन एनर्जी का डेफिनेशन मिल गया उस दिन हमको गॉड के एग्जिस्टेंस का पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होती है वो भी नहीं मालूम है। हाँ, अब उस पर आर्ग्यू मत करना, क्या 9th में डेफिनेशन पढ़े एनर्जी का, ठीक है, वो कहानी अलग है, छोड़ो। तो एक एनर्जी का गोला थी है, फिर एक दिन क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट होने पे होगा क्या, अब फटेगा तो एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी निकलेगी तो कोई चीज़ जब फटती है तो क्या होता है, गर्म होता है। हाँ, अब जब वो फटी तो वो एनर्जी के अंदर से अलग अलग चीज़ें निकली, गैसेज अलग से निकली, क्या कह सकते हैं, और कई सारी चीज़ें, मिनरल्स अलग से निकले, उसके बाद पानी भी निकला होगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें निकली। फिर जब गर्म था तो गर्म होके क्या हुआ होगा, ठंडा। ठंडा होने के बाद जो पानी जो है वो तो रह गया। अरे बेटे का कहाँ है, हाँ वाले शाम, एक मिनट ना रुक जाओ इधर, साथ तुम ऑफिस में आके बैठ जाओ। देखो नाउ एवरीवन प्लीज़ वॉच साथ, कैसे उठता है कैसे जाता है, जाने दो ना उसको, क्यों कॉन्शियस कर रहे हो। हाँ, पंखा चालू कर लेना बेटा। आइए बैठिए, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया। अब हुआ क्या, तो जब धरती ठंडी, धरती माने वो जो एनर्जी गोला था ठंडा हो गया। अब उससे जब ठंडा हुआ तो बोला गया वो जो मिनरल्स वगैरह छूटे, मैं पूरे डिटेल में जा रहा हूँ, उससे जो प्लैनेट्स भी बने, स्टार्स भी बने, बारिश भी हुई। बारिश होने के बाद क्या हुआ, अब जब बारिश हुई तो बहुत सारे मिनरल्स थे, ये मिनरल्स आपस में रिएक्ट किए। रिएक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर क्या बनाए, नए तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए। अब जब नए तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, जब नए तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है ना, तो वो सबसे जो बेसिक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म बना उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सबसे बेसिक सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। मैं एकदम डिटेल में तुमको नहीं बता रहा, हालांकि पूरा रिलेशन बता के कभी बताऊंगा कि बिग बैंग थ्योरी थी क्या और एक्चुअली हमारा एग्जिस्टेंस बिग बैंग के हिसाब से कैसे है, इंसान कैसे बना। फिर सबसे बेसिक सेल बना। ये बेसिक सेल जब बने तो फिर उन्होंने और रिएक्ट किया, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बने, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी, और इस तरह से क्या हुआ, हमारा एग्जिस्टेंस सामने आया। तो ये बिग बैंग थ्योरी है, और यही कहीं पर कुछ इवोल्यूशन भी है। तो कुछ बातें देखनी है बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गया, क्योंकि अगर सन हो गया और सारे प्लैनेट जो है बिग बैंग थ्योरी के थ्रू बने हैं। दूसरी बात ये भी है, आपको ये भी चीज़ें पढ़ना है कि कई सालों बाद ये जो प्रोसेस हुआ है बहुत स्लो हुआ है। तो इसीलिए इवोल्यूशन की जब बात करी जाती है ना, तो ये इवोल्यूशन याद रखना, ये इवोल्यूशन ऐसा प्रोसेस है जो ग्रेजुअली होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। रोशनी बहुत है इसलिए बदल देता हूँ इसको। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगा, स्लोली होता है, ठीक है। ये प्रोसेस जल्दी नहीं होता। स्लोली मतलब कितना, करोड़ों साल लग जाएंगे किसी चीज़ को इवॉल्व होने के लिए और बनने। यानी कि एक प्रोटोप्लाज्म, एक बेसिक स्ट्रक्चर से पूरे इंसान बनना, इंसानों की तादाद आना, इंसानों में बीमारियां आना, इंसानों में वेरिएशन आना, इसमें करोड़ों साल लग गए हैं बनने के लिए, ऐसा बोला जाता है। इसी से झाड़ बने, इसी से अलग चरिंद परिंद बने, इतने एनिमल्स आज तक बने, इतने वेरिएशन बने कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है। हाँ, और इसमें एक अल्फाज है, चौथा जो पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन में एक शब्द हमेशा आता है नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है, जब वक्त दर वक्त सेल बढ़ रहे थे, अलग अलग प्रोटोप्लाज्म आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो जिनकी कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, तो वो क्या हुआ, वक्त के साथ क्या हो गई, ख़त्म होती गई, उनका इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को डार्विन की थ्योरी में क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब क्या नेचुरल सिलेक्शन का, अभी मैं तुमको बोलूँगा पोलार बेयर को लाके एसी में बिठा दो, जमेगा उसको, नहीं जमेगा। उसको तो उतने ठंड में रहने की आदत है ना एंटार्क्टिका में। अब हमको जाके एंटार्क्टिका में बिठा दो तो मर जाएंगे हम तो, अरे मर जाएंगे नहीं, है ना। बिच्छू रेगिस्तान में वो गरम चीज़ों में रह सकते, उसके बाद हम रह सकते क्या, नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, हम अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, हम हमारे हिसाब से चीज़ों को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं और वहीं रहते हैं। इंसान ना ज़्यादा ठंडी में रह सकता है ना ज़्यादा गर्मी में, तो ये कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो इवोल्यूशन में हमें ये बात को भी याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म आगे नहीं बढ़ सके उस कंडीशन के हिसाब से, वो वहीं पर ख़त्म हो गए, ठीक है ना। डार्विन की थ्योरी 9 CBSE क्लास में तुम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, अभी भी आएगी तुमको, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट 300 साल लग गए डाइवर्सिटी बताने में, और ऐसे तो 3.5 बिलियन ईयर्स कहते हैं। कितने, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग थ्योरी हुई होगी।
3.5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है ना। हाँ ओके, आगे चले। हाँ ये दिख रहा है फोटो, ट्रेन को मिस कर रहे हो? हाँ बहुत मिस कर रहे हो। ये दिख रहा है। अब इसको इवोल्यूशन से कैसे जोड़ेंगे, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये दिख रहा है ना, ये 300 साल बाद ये वेरिएशन है, दिख रहा है। इसके अंदर जितने लोग खड़े हैं, कमाल की बात देखो, सारे के सारे अलग हैं, सबका डीएनए अलग है, सबका फिंगरप्रिंट अलग है। और ये दुनिया के एक हिस्से की फ़ोटो है, एक प्लेटफॉर्म की फ़ोटो है और एक प्लेटफॉर्म के हिस्से की फ़ोटो है, जहाँ पर इतना वेरिएशन मिलेगा। सोचो दुनिया में कितना वेरिएशन होगा, हर इंसान की आवाज़ अलग, फिंगरप्रिंट अलग, डीएनए अलग, सोचो कितना वेरिएशन आया होगा। ये ट्रेन का फ़ोटो है बाय द वे, ट्रेन में जब लोकल ट्रेन में लोग चढ़ रहे हैं ना, उसका फ़ोटो है। ट्रेन पकड़ते हैं ना, अगर आपने ट्रेन के सफ़र नहीं किया तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप बम्बई में रहे ही नहीं अगर आपने ट्रेन में सफ़र नहीं किया तो। ट्रेन में सफ़र मतलब डेली गए हो, हम लोग गए हैं, इतनी भीड़ में गए। आप भी जाओगे, कॉलेज वॉलेज अगर आपका शुरू हो जाए तो आप जाओगे। तो ये इससे समझ आ रहा है कि नेचर का कमाल ही तो है। ये पिक्चर आपको एक अंदाज़ा दे रहा है कि कितना वेरिएशन हो सकता है। और इवोल्यूशन की थ्योरी जो है कोई ऐसी वैसी थ्योरी नहीं है, साइंस के हिसाब से ये बहुत कमाल की थ्योरी है जो हमारी चीज़। हाँ ये कि हम हर चीज़ को बारीकी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हम ये कैसे प्रमाण दे दें कि सबका फिंगरप्रिंट अलग कैसे हुआ, या ये प्रमाण कैसे दे दें कि सबकी आवाज़ें अलग कैसे हुई, ये कहाँ से देंगे हम, है ना। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। अगर दो बच्चे ट्विंस भी होते हैं तो शक्ल सेम होती है, उनके फिजियोलॉजिकल फीचर में कुछ डिफरेंस होता होगा, उनके दोनों के डीएनए तो अलग अलग होते हैं, डीएनए थोड़ी ना सेम होते होंगे, फिंगरप्रिंट तो अलग अलग होते हैं ना, फिर जुड़वाओं के फिंगरप्रिंट सेम थोड़ी ना होते हैं। तो समझ ना, इतना वेरिएशन लाना कोई ह्यूमन की तो बात में है ही नहीं, पॉसिबिलिटी में ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे गॉड का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, कि हाँ गॉड है, साइंस जो बिलीव नहीं करता गॉड है, ठीक है ना। इतना वेरिएशन कैसे लाओगे, इस पिक्चर को देख के अंदाज़ा ले लो, ठीक है। तो हम इवोल्यूशन पर आ गए, अब आगे चलें। बोले सर बकरा ईद तो चली गई है। अरे ठीक है ना, तुम लोग फीलिंग को समझो। हाँ फैक्ट पे क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ अपन यहाँ पे अपनी वो बिल्ली का फोटो लगा देते, इधर ला के इसको ही चिपका सोच रहा था मैं सुबह, मतलब आज पकड़ के लाते इसको यहीं लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ मतलब बहुत सता रही है आजकल। हाँ ठीक है, इवोल्यूशन समझा। अब हम इवोल्यूशन के प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे कि इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ है और इंसान इवोल्यूशन में आया है। हम इंसानों की जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो साइंस में हम क्या बोलते हैं, इंसान कहाँ से बना है, बंदर से बना है। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते होमो इरेक्टस जब हमने सुना है, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। होमो इरेक्टस का मतलब क्या है, पहले हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी थी, ऐसी झुकी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हम क्या हुए, इरेक्ट हुए और सीधे क्या होने लगे, चलने लगे। हाँ थियरी है वो, ठीक है ना। कल ही मैं एक बच्चे के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसने मेरे को एक किताब में एक चीज़ पढ़वाई, तो मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट बुक की बात नहीं है। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई एक ऐसे बंदर को आप पकड़ लें और उससे बता देंगे ये बंदर से आदमी बना है, ठीक है ना। ये एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। पर वो अभी चलो वो तो डिस्कशन नहीं है अभी हमारा। अब हम ये प्रमाण देखेंगे कि हम इवोल्यूशन हुआ कैसे। आपको इवोल्यूशन को समझने आया क्या होता है, इवॉल्व करना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना और इवोल्यूशन में कनेक्शन आना। मतलब हम यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सुनो, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको टीचर के थ्रू ही समझ आ सकता है अगर कोई टीचर आपको बताए तो। इवोल्यूशन में हम बताने की एक्चुअली क्या कोशिश करें, हम ये बताने की कोशिश करें कि चेंजेस जो है स्लो आते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं। जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कनेक्टेड। ऊपर के 3 पिक्चर से आपको क्या समझ आ रहा है, अगर आप ऊपर के 3 पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। उनके मुंह जो है थोड़े थोड़े से सेम दिख रहे हैं, मुंह जो नोज़ का थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है। तो ये एक प्रमाण है, कहीं ना कहीं ये एक प्रूफ है कि इवोल्यूशन जो है वो आपस में कैसा होता है, कनेक्टेड होता है। समझ आ रहा है, यहाँ पर सिमिलैरिटी आपको नज़र आ रही है। नीचे आपको यहाँ पर अलग अलग फल के फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो इनके पत्ते जो होते हैं लगभग कैसे दिखाई देते हैं, सेम दिखाई देते हैं। तो चाहे वो अलग प्लांट के पत्ते हों, अलग प्लांट के फ्रूट हों, पर उनमें भी क्या होता है, इंटरकनेक्शन दिखाई देता है। तो ये पहला प्रूफ है आपका जो इवोल्यूशन का है, और इस प्रूफ को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल प्रूफ। क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहर के अपीयरेंस से जो चीज़ दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो हमारा पहला प्रूफ जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। समझ आया। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हम क्या देखेंगे, हम लोगों के चीज़ों का बाहर का अपीयरेंस देखेंगे कि उनका अपीयरेंस कैसा है, उस हिसाब से फिर क्या करेंगे हम बताएंगे। समझ में आया पहला, ठीक है। बाद में हम रीड कर लेंगे, लाइन बाय लाइन अगर तुमको रीड करना है। दूसरा है ये वाला एनाटॉमिकल एविडेंस, जैसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी।
एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है, एनाटमी भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, आपने शब्द सुना होगा। हमारे अंदर की जो चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 तरह के हाथ दिखाई दे रहे होंगे। इंसान का है, बिल्ली का है, या अपनी बिल्ली को लेके आता हूँ अभी, बिल्ली का है, वेल का है, बैट का है, ठीक है ना। हाँ, वो फिन होते हैं ना उसके, वेल के हाथ नहीं होते, फिन होते हैं ना, फिन। हाँ ठीक है ना, उसके अंदर भी हड्डी। हाँ ठीक है, वॉट एवर इट इज़। सुनो, अब वो उस पर नहीं जाना है, सुनो ध्यान। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों के हड्डी के शेप तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। ऊपर से देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखाई देगा, पर अगर ध्यान से आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर हड्डी में सबके देखो जॉइंट्स है। जैसे मेरी उंगली जो है ये ऐसे भी मुड़ती है, ये ऐसी मोड़ रही है, तो ये इधर से भी मोड़ रही है, इधर से भी मोड़ रही है, आपस में जॉइंट है ना। उंगली अलग अलग जॉइंट है कि नहीं इसमें, एक जॉइंट है कि नहीं, अलग अलग जॉइंट है, बराबर ना। हाँ ठीक है, वैसे ही जॉइंट्स कैट में भी होते होंगे। जब वो कैट ऐसे करती है ना, ऐसे करती है, पंजा मारती है, तो यानी कि उसके भी तो जॉइंट्स होते होंगे या नहीं होते होंगे, होते होंगे ना। अरे बराबर है। तो अगर आप एनाटॉमी, अब बैट का तो हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि बैट को हमने देखा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब यही एग्जांपल लेके हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनसाइड जब देखेंगे इन चीज़ों को तो इनमें हमारे एग्जैक्टली सेम नहीं दिखते, पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमसे कैसे है, मिलते जुलता है। तो ये दूसरा एविडेंस है इवोल्यूशन का कि हम आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब कनेक्टेड का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जानवरों से भी कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा कि जानवर इंसान या इंसान से जानवर से इंसान आगे बड़ा होगा और कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हुआ होगा। मतलब हम इस थ्योरी का एग्जैक्ट चीज़ नहीं निकाल के दे रहे हैं आपको, आप बोलोगे ना यही हुआ होगा, नहीं बता रहे हम, इसमें सिर्फ कनेक्शन बिठाने के इवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ होगा। और हम जो है कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के ना एक्चुअली 5 पार्ट होते हैं, किताब में नहीं है पर बताता हूँ, एक करके एक ही चीज़ बताता हूँ, फिलहाल टाइम नहीं है। इवोल्यूशन के टोटल 5 पार्ट होते हैं, उसमें से इवोल्यूशन का एक पार्ट कहता है कि हम सबके सब कॉमन डिसेंडेंट से आए हैं। कॉमन डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, हम सब के सब कोई एक जन से आए। जैसे कि इस्लाम में हम सब के सब कहाँ से आए, आदम अलैहिस्सलाम से, वैसा। तो हाँ, इवोल्यूशन की थ्योरी में माना जाता है कि हम सब के सब एक कॉमन डिसेंडेंट्स हैं, हम सब एक कॉमन लोगों से या कोई कॉमन चीज़ से आए हैं, इसीलिए हम कैसे, हम में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखती है। समझ आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये दूसरा कौन सा एविडेंस हुआ, एनाटॉमिकल एविडेंस। पहला कौन सा था, मॉर्फोलॉजिकल, समझ गए। तीसरे पर आते हैं, तीसरा थोड़ा पढ़ के भी बताना पड़ेगा मेरे को। ये क्या है मालूम है, ये क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मालूम है, सुना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, लोगों को दुखता है पेट में, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। पहले इसका नाम बता दूं कि एविडेंस का नाम क्या है। इसका नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या नाम है, वेस्टिजियल। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में क्या आ रहा है, वेस्टिजियल ऑर्गन आ रहा है। अब इसका मतलब क्या और करता क्या है। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स को माना जाता है जिसका एक्चुअल मतलब होता है जो वेस्ट है, जो हमारे बॉडी में उसका कोई काम नहीं है। जैसे अक्कल दाढ़ आता है, अक्कल दाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं विजडम टीथ। अक्कल दाढ़ आता है, अक्कल दाढ़ जो आता है वो कितना पीछे आता है ना, उतना पीछे तो चबा के तो नहीं खाते हो ना, समझ ना आ रहा। तो वो दांत का काम क्या है, कुछ भी नहीं है ना। लिटरली देखा जाए तो, लिटरल मीनिंग में देखा जाए तो कोई काम नहीं है, तो वो किस में आएगा, वेस्टिजियल। अपेंडिक्स का एग्जैक्ट काम हमको पता नहीं है, इसलिए किसी को अपेंडिक्स में जब दुखने लगता है तो उसका अपेंडिक्स क्या कर देते हैं, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं अपेंडिक्स। सुना होगा ना, कॉमन है ना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो होता है लोगों का, ठीक है ना। हमारे 1-2 स्टूडेंट्स का भी हुआ है, याद है मुझे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन। बोले पेट में दुखता है, कचरा जमा हो जाता है, सुना होगा, नहीं सुना है, ठीक है। एग्जैक्ट चीज़ मुझे भी नहीं पता, बट अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना। तो अपेंडिक्स का एग्जैक्ट पेट में होता है अपेंडिक्स, मालूम है ना। अब मैं स्टमक का फोटो लिया नहीं, मैं बोला ये क्लियर होगा तो दिखाई देगा यहाँ से। तो उसका एग्जैक्ट फंक्शन हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो ये भी किस में आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। एक और एक चीज़ वेस्टिजियल ऑर्गन में आती है, टेल बोन। टेल बोन कहाँ होती है, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी का एंड जहाँ पर होगा ना, वहाँ पर रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी ऐसी टेल बोन करके होगी, ऐसी टेल बनी होगी, ठीक है। ये हाँ, एक छोटी सी दुम होगी, टेल बोन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या, क्योंकि छू के नहीं दिखेगा ना, ऐसा छू के तुम लोग को नहीं मालूम पाएगा। अच्छा बस ठीक है ना तुम लोग, ठीक है। हाँ हंसने का क्या है, हाँ हंस लो, अच्छा ठीक है।
मे बी यू गाइज फाइंड इट फनी। ओके, तो हमारे रीढ़ की हड्डी में लास्ट में टेल बोन है, उसका क्या फंक्शन है नहीं पता, तो वो भी किस में आता है, वेस्टिजियल। हमारे ईयर मसल्स होते हैं, ईयर मसल जो होते हैं उसका भी हमारे को एग्जैक्ट कुछ काम नहीं होता, पर मंकी में काम होता है उसका। मंकी जो है वो अपने कान हिला सकता है। मेरे को मालूम था तुम लोग ये बोलोगे कि वो इंसान हिला था कान। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर अभी है ना, तो वो डिस्कशन तो बाद में आएगा। यहाँ पर ये दिखा टेल बोन दिखी आपको, लास्ट में वो टेल बोन है, ठीक है। विजडम टीथ दिखा, ईयर का जो मसल्स है वो, तो ईयर का जो मसल्स है वो क्या एक्सेप्शन है वो पढ़ना पड़ेगा बाद में, पर यूजुअली जो ईयर का ये जो मसल है वो हमारे लिए काम का नहीं होता यूजुअली, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ है, और भी चीज़ है वो है जैसे कि अपेंडिक्स हमारे काम के लिए नहीं होता, पर जैसे गाय बैल भैंस होती है ना, उनके काम के लिए क्या होता है, अपेंडिक्स, उनके बॉडी में अपेंडिक्स फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो वो भी याद रखना है आपको। हाँ, तो यानी कि कुछ चीज़ें जो हमारे बॉडी में काम की नहीं है किसी और ऑर्गन में काम की हो सकती है। तो ये इवोल्यूशन का सबूत कैसे बना, अब सवाल ये आता है कि ये बताएं कि ये इवोल्यूशन का सबूत कैसे बनेगा, वेस्टिजियल ऑर्गन का इवोल्यूशन से क्या मतलब। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे क्लियर कर दूँ जो किताब में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ये बताओ, हम बंदर से अगर इंसान बने हैं तो पूंछ कहाँ गई, दुम तो छोटी हो गई, तो किधर तो होगी, दुम है क्या किसी को। अच्छा यहाँ चली गई अच्छा दुम यहाँ थी और यहाँ जाके रीढ़ की हड्डी बन गई अरे खतरनाक इमेजिनेशन ठीक है, थोड़ी तो इज्जत रख लो, 9th वाले भी बैठे क्या बातें कर रहे हो, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में ठीक है। सुनो सुनो सुनो, अब बताता हूँ इवोल्यूशन को वेस्टिजियल ऑर्गन से बताता हूँ, ठीक है ना। अब हुआ क्या, हुआ ये कि माना ये जाता था कि इंसान जब बंदर से इंसान बनने लगा तो उसने दुम का इस्तेमाल कम कर दिया, क्योंकि बंदर जो है वो दुम का इस्तेमाल इसलिए करता था कि पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पे जाता था, वो लपेटता था ना, उसको लपेटता था और एक डाल से कहाँ जाता था, दूसरी डाल पर जाता था, ये होता था यूजुअली। तो हुआ क्या, आहिस्ता से जब इंसान ये बनने लगा, बंदर से इंसान बनने लगा, तो दुम का इस्तेमाल कम हो गया, क्योंकि अब वो किससे ज़्यादा चलने लगा, पैर से। और ये बोला जाता है कि कुछ चीज़ें जो होती है इवोल्यूशन में, जो हम वक्त दर वक्त इस्तेमाल नहीं करते हैं या उसको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं बहुत टाइम के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगती है, हमारे इवोल्यूशन में ख़त्म होने लगती है, वैनिश होने लगती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत साल तक, शायद और करोड़ों साल तक, अगर ये टेल बोन का इस्तेमाल कुछ नहीं रहा हमारी बॉडी में, तो शायद आगे जाके इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से ये रीढ़ की हड्डी में जो छोटी सी हड्डी है नीचे टेल बोन है वो गायब हो जाएगी। इस हिसाब से ये लॉजिक उसका बनता है, समझ गए। हाँ समझे, ये लॉजिक होता है। तो अब ये लॉजिक और वो बैल भैंस का क्या बताया मैंने, जैसे अपेंडिक्स का है, हमारे भी पेट में अपेंडिक्स है, उनके भी पेट में अपेंडिक्स है, यानी कि ये भी इवोल्यूशन का एक सबूत है। क्या सबूत है इवोल्यूशन का है कि हम एक कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी और उनके बॉडी में सिमिलैरिटी भी तो है, समझ आ रहा है ना। चाहे वो हमारे हड्डियों के जॉइंट्स ले लो, या हमारे पेट के अंदर अपेंडिक्स को ले लो, या हमारे ईयर के मसल्स को ले लो, समझ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तुमको सर एनिमल में टेल बोन क्या, रहती है? एनिमल में टेल बोन आई थिंक नहीं रहती है, ठीक है ना। तो समझे, यानी कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं तो एनिमल्स की बॉडी में और हमारी बॉडी में क्या है, कॉमन है, जो कि एक समान एक प्रूफ देता है किसका, इसका इवोल्यूशन का। हाँ बोलो। नाम तो मैं भूल गया, नाम याद नहीं है, आप गूगल कर सकते हो। सर इवोल्यूशन से चीजें घटती बढ़ती नहीं, क्या इवोल्यूशन से घटती बढ़ती नहीं है, एक्चुअली इवोल्यूशन से चीज़ें इम्प्रूव होती है, वी गेट मोर क्या बोलते हैं, मोर वाइज, मोर सिविलाइज्ड, और ये इवोल्यूशन में होता है ऐसा। मतलब किसी ने, एक बच्चे ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, सर जब ऐसे आए मतलब झुक कर आए, सीधे हो गए, कुछ साल बाद फिर ऐसे हो जाएंगे, मतलब कुछ साल ऐसे नहीं हो जाए मछली बन जाए, ये भी तो हो सकता है, ऐसे हो जाए मछली बन जाए और फिर पानी में चले ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं ये थ्योरी को फन वे में बहुत लेते हैं बच्चे लोग, और कई सारे सिली सवाल पूछते हैं। मैंने उतना ही पढ़ा है जितना आपको पढ़ाना चाहिए, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स लोगों से पूछे नहीं है, तो आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आस्क नॉट सिली क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तुम्हारे सही है,
बट तुम किसी को पूछ सकते हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में और पढ़ना चाहिए तुम्हारे पढ़ाने के अलावा। इस पर आते हैं, ठीक है। ये पक्का मैं तो रिश्तेदार समझा था। 10th में कितना परसेंटेज आया ऐसे ही पूछेंगे, याद रखो। मिठाई खाना है, मिठाई खिलाएं, नहीं समझे? हाँ अरे मिठाई तो खिलाओ। हाँ ठीक है ना। अब ये सज्जन पुरुष कौन है? डायनासोर है, ठीक है ना। अच्छा, हम सबको मालूम है फॉसिल्स तो हमें पता है जो ज़मीन के अंदर हमें मिलते हैं। चौथा जो हमारा एविडेंस का सेक्शन है वो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है ये इमेज बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस पर जाएंगे। पैलेंटोलॉजी, अब इमेज को ज़रा ध्यान से देखो। ये दो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आसपास में, मैं क्या देखिए एक्चुअल फॉसिल्स का इमेज है जो ज़मीन के अंदर दबा हुआ और ये हड्डियाँ और जो भी फॉसिल्स है वो निकाल रहे हैं। दो लोग दिखाई दिए, बहुत ऑथेंटिक इमेज है, दिखाई दे रहे हैं ना, समझ आ रहा है ना? देख इंडिया में है क्या? हाँ इंडिया से भी निकलेंगे फॉसिल्स, वो मुझे नहीं मालूम। सर इसने इंसानों के टुकड़े करके डाल दिया। इंसान का हड्डी इतना बड़ा थोड़ी ना होगा यार। इसका साइज़ देखो, हड्डी का साइज़ देखो, एक हड्डी और इसका साइज़ बराबर है। डायनासोर से टुकड़े टुकड़े कर दिया। डायनासोर अगर सपोज करो मर के दफन हो गया, ठीक है ना, मर के दफन हो जाएगा तो ज़मीन में जाएगा तो अलग अलग ही हो जाएगा ना, बाद में डीके होना शुरू होगा। क्या क्या नहीं, वो बताता हूँ क्यों नहीं हुई ना डिकम्पोज, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं बताता हूँ, सुनो क्या होता है ये सुनो। हमको जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ये एक एक्सेप्शनल पिक्चर है आपके लिए, जहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े फॉर्म में ये हड्डियाँ वगैरह दिखाई दे रही है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है क्या, फिर आपके शायद सवाल का जवाब मिल जाए। पैलेंटोलॉजिकल वो एविडेंस है जहाँ हम फॉसिल फ्यूल से पता लगाते हैं या फॉसिल से पता लगाते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया होगा और वहाँ से कौन इवॉल्व हुआ होगा। अब क्या होता है सुनो, अगर मैंने ज़मीन खोदी और मुझे पहले मच्छी का कांटा मिला, उसके नीचे मुझे सपोज़ करो टर्टल का ढांचा मिला, उसके नीचे मुझे कोई और ऑर्गेनिज्म का ढांचा मिला और सबसे नीचे मुझे डायनासोर का ढांचा मिला, तो जो सबसे नीचे होगा सबसे पहले आया होगा, बराबर है? आया होगा या नहीं आया होगा? साइंस में एक मेथड होता है जो आपकी किताब में भी दिया हुआ, आपको याद मालूम होना चाहिए, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग का मेथड। कार्बन डेटिंग क्या होता है? जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन निकलना शुरू होता है। हम क्या होते हैं, मर जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बन होता है, तो हमारी बॉडी से कार्बन निकलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। जब हमारी बॉडी से कार्बन निकलना शुरू होता है तो अगर किसी को पता लगाना, देखो कोई क्राइम सीन हो गया और पता लगाना, बोलते ये लाश 4 दिन पुरानी है, कैसे मालूम पड़ता है? लाश को उठाते हैं क्या, बोले भाई बोल, नहीं कैसे मालूम? कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिसमें आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी से अभी तक कितना कार्बन गया है, फिर वो कंपेयर करेंगे, अच्छा इतना कार्बन तो 4 दिन में जा सकते हैं, 5 दिन में जा सकता है, तो बताएंगे 4 या 5 दिन क्या है, पुराना। तो वैसे ही जब फॉसिल फ्यूल्स के लिए हम आते हैं तो हम जब ज़मीन में देखते हैं और वो हड्डी को निकालते हैं तो उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन पूरा ख़त्म नहीं होगा कभी, तो और फिर उससे पता लगाते हैं कि वो कितना पुराना होगा। एक हड्डी का टुकड़ा भी मिल गया ना तो उससे पता लगा सकते हैं। तो इससे हमें ये मालूम पड़ा, हम लोग बोलते हैं ना डायनासोर बहुत पुराने हैं, पुराने ज़माने में होंगे, फिर एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, तो ये जो डायनासोर है ये पुराने हैं, ये इतने साल पुराने हो, कैसे मालूम पड़ेगा? कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ेगा। फिर उसके बाद मतलब डायनासोर के बाद कौन आया होगा तो कार्बन डेटिंग से देख लो, जिसका ढांचा मिला हो, ठीक है ना। पर कार्बन डेटिंग कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम नाप सकते हैं कि बॉडी से कितना कार्बन निकला है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो कार्बन डेटिंग करी कैसी जाती है। सर ये इसकी हड्डी के खाते से पता लगा सकते हैं कितने साल। हाँ, ये कितने साल, हज़ारों साल पहले मरा हो, लाखों साल पहले मरा हो, करोड़ों साल पहले मरा हो, और वे ये पूरा पिघल क्यों नहीं गया, ये हो नहीं क्यों गया। तो ये कहीं, ये अपने को नॉर्मल ज़मीन पे तो मिलेंगे नहीं, कोई सपोज़ करो पहाड़ में कहीं कोने में मिल गए, कोई गुफा में मिल गए, या कोई एक्सेप्शनल जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, कोई नॉर्मल जैसे बारिश की रीच नहीं है, सनलाइट की रीच नहीं है ज़्यादा, वहाँ पर ऐसी जगहों पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि सड़ती नहीं है, वहाँ पर बहुत देर देर तक रहते हैं। कोई और बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं, धूप हो सकता है, कोई और फैक्टर हो सकता है। हाँ, अब ये, हाँ जो डायनासोर का कंसेप्ट है वो भी बताता हूँ। क्या हमें डायनासोर मिला है नहीं, मेरा मानना क्या है, शायद ये गलत भी हो सकता है, कोई मुझे बता भी देगा अगर हो सो। मेरा मानना ये है कि हमें तो हड्डियाँ मिली है ना। अब मैं इसको शेप को जॉइन करके मैंने ये बना दिया, मैं इसका शेप जॉइन करके कुछ और भी बना सकता था। मैं एक बड़ा एक माले का इंसान बनाता, जो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में बोले जाते थे एक एक माले के इंसान होते थे, वो भी तो हो सकते हैं, उनका भी तो फॉसिल कहीं मिला होगा,
है ना। ये तो मैंने शेप बनाया ना, तो ये डायनासोर का शेप हो गया। इंसान के दांत आप अपने दोस्त का शेप बना लो। अरे जो लंबे रहेंगे उनके दांत भी बड़े रहेंगे ना। समझ? मुंह थोड़ी बड़ा है। सर इंसान के दांत ऐसे थोड़ी होंगे सब। चलो दांत नहीं होंगे ऐसा भी, ये तो हमारे पे ना, हम कोई और इमेजिनेशन लेके कुछ, ये सबसे बेस्ट शेप बना ना हमको मिला अभी, हम इसका लेके कोई और शेप भी बना सकते थे। हाँ अच्छा ठीक है हाँ छोड़ो, ठीक है ना। तो हम कोई और शेप भी बना सकते थे शायद। चलो सपोज करो डायनासोर नहीं हो, कोई और शेप का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इंसान नहीं है तो कोई और शेप का हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली वो डायनासोर था कि वो पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि हाँ ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म होते थे जो इतने बड़े बड़े होते थे। और जुरासिक पार्क हमने देख के हमारे मन में बिठा लिया कि हाँ वो डायनासोर ही होगा। ठीक है, अगर आपने जुरासिक पार्क देखी है तो बहुत फेमस फिल्म होती थी पुराने टाइम की, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बनता है। मतलब डायनासोर भी एक इमेजिनरी कार्टून है। पॉसिबल है कि एक इमेजिनेशन हो सकता है, एक इमेजिनेशन हो सकता है कि कुछ तो होगा, पहले कुछ तो होगा, पर क्या था वो पता नहीं है। पास्ट की स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना। कुछ तो होगा पर क्या है एग्जैक्टली वो पता नहीं हमें, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग। तो ये भी इवोल्यूशन का एविडेंस है हमारे लिए। कैसे इवोल्यूशन का एविडेंस है? अगर अब इसको भी तो सुन लो, जो मैं चीज़ों का मेन मीनिंग बताऊँ, ये तो टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे कि ये आया था। अब मेन मीनिंग सुनो जो मैं बता रहा हूँ। अब ये इसको इवोल्यूशन से कैसे जोड़ेंगे? इसको इवोल्यूशन से हम इस तरह से जोड़ेंगे कि सबसे पहले अगर फॉसिल फ्यूल्स में हम देखें या कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमें कौन दिख रहा है? डायनासोर दिख रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें अच्छा ऑर्गेनिज्म या मच्छी दिखाई दे रही है, कुछ और दिखाई दे। इसका मतलब हम ले सकते हैं कि डायनासोर से आगे जाके कौन इवॉल्व हुआ होगा? अलग दूसरे नए ऑर्गेनिज्म इवॉल्व है, क्योंकि जो जितना नया होगा वो उतना लेट इवॉल्व हुआ होगा, और जितना लेट इवॉल्व हुआ होगा वो पुराने वाले से आया होगा। तो डायनासोर पुराना है तो वहाँ से कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का लिंक पैलेंटोलॉजिकली भी क्या होता है? जुड़ता है। समझ में? सिर्फ डायनासोर से नहीं, मतलब हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से ये बता सकते हैं कि इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ होगा और कहाँ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता लगाना है कि आपके 10 क्या बने 10 जनरेशन पहले कहाँ रहते थे आपके 10 दादा परदादा कर लो ऐसे, वो 10वें दादा कहाँ रहते थे? कैसे पता लगाओगे? अभी सपोज करो तुम्हारे दादा, जैसे मेरे दादा बॉम्बे में थे, उनसे पहले वाले दादा शायद पाकिस्तान किधर क्या भी होगा, किधर भी रहते होंगे। उससे पहले वाले दादा कहीं और रहते होंगे, उससे पहले वाले दादा कहीं और रहते होंगे। ये पता लगाना है ना। तो ये एक तरह की इवोल्यूशन सीरीज है जो आप पता लगा सकते हैं। आगे जाके ये इवोल्यूशन की थ्योरी सॉफ्टवेयर के साथ मिलके इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपना ओरिजिन ट्रेस करवाएंगे कि आपका सबसे पुराने फोरफादर कहाँ के। जैसे हमारा गाँव कैसे डिसाइड होता है? आपके अब्बा के गाँव पे है ना, अब्बा का कहाँ डिसाइड होता है? दादा के गाँव पे। क्या पता हम में से, हमारा कोई ख़ानदान में से कोई सपोज करो रहता होगा कहीं और रहता होगा। सपोज करो कोई श्रीलंका में रहता होगा, वहाँ से माइग्रेट करके बहुत ज़माने पहले इंडिया में आ गया और वहाँ से हम शुरू हो गए यहाँ पर है। कोई शायद कोई और कहीं और रहता होगा, तो आपका ओरिजिन पता लग सकता है। तो ये भी तो एक इवोल्यूशन का पार्ट है ना। समझ आया? ठीक है, समझ गए? अब इवोल्यूशन के और कुछ इसमें प्रोसेस बचे हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं एक इमेज खाली बता देता हूँ, वहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि 11 बज गया। ये इमेज जो है आपकी टेक्स्ट बुक के बैक कवर पर भी मिलेगी आपको। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का ये फ़ोटो है, ठीक है ना। कल हम कनेक्टिंग लिंक को पढ़ेंगे, डक बिल प्लेटिपस के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये फ़ोटो बताना चाहता हूँ। ये फ़ोटो दिख रहा है ना आपको? ये फ़ोटो, ये क्या है? ये बच्चे हैं जो पैदा होते हैं। हाँ, ठीक है ना। ये फ़िश के लिए, सैलामेंडर के लिए, टॉर्टॉइस के लिए, चिकन के लिए, पिग के लिए, काऊ के लिए, ये कौन है? रैबिट है। और ये कौन है? ह्यूमन के लिए। तो अगर इनका इनिशियल स्टेज देखो तो कैसे दिख रहा है सबका? अगर किसी का इनिशियल स्टेज देखेंगे पहला वाला, तो क्या आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि ये फ़िश का है और ये इंसान का बच्चा? ये तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। इनिशियल स्टेज तो सेम ही है, वो आगे जाके यहाँ पर आके बदलता है ना, थोड़ा थोड़ा और बदलना शुरू होता है। समझ आया? तो हम सबके इनिशियल स्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये भी एक लिंक है, ये भी एक एविडेंस है जहाँ पर हम क्या करते हैं? कॉमन लिंक बिठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो।